हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। फ्रेंड्स, आपको बता दें, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पर 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आपको वीपीओ का एग्जाम देना है, या वीडियो का एग्जाम देना है, या अगर आप यूपी आरओ 2023 का एग्जाम देने जा रहे हैं, या यूपीपी से 2024 के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये घटना चक्र पब्लिकेशन की पूर्वावलोकन सीरीज पर आधारित ऑनलाइन फैक्ट दिया हुआ है। ये सभी जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, वो सभी पीवाईक्यूज हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछे गए हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके क्विक रिवीजन की दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट दिया हुआ है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य और क्या था? एक तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना था, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य था। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं, यानी कि डीपीएसपी को आसानी से समझने के लिए इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी सिद्धांतों में डीपीएसपी को डिवाइड किया गया है। ओके, तो आपको जो डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं, इनमें आपको समाजवादी और उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी सिद्धांतों के दर्शन होंगे। ओके, आपको इनकी विचारधाराएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ओके, इस पर आधारित है हमारा डीपीएसपी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये आपका आईएएस में पूछा हुआ है, लेकिन आपको जो पॉइंट दिए हुए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वही याद रखना है। अब इतना लंबा क्वेश्चन तो आपके आईएएस में ही पूछा जा सकता है, आपके वन एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एक ही पॉइंट जो है दे सकता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला दे रहा है, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है, क्योंकि डीपीएसपी का उद्देश्य ही यही था, अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। दूसरा पॉइंट दिया है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इन्फोर्सिएबल या प्रवर्तनीय का मतलब यही है। ठीक है, न्यायालय में लागू नहीं होगा। तो अगला है पॉइंट, तीसरा है, इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है, क्योंकि डीपीएसपी जो है ये राज्य को ही निर्देश दिया गया है, क्योंकि जो राज्य होंगे वो कानून बनाने में डीपीएसपी की ही मदद लेंगे, यानी कि उस पर आधारित, इन सिद्धांतों पर आधारित अपने नियम या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। राज्य को निर्देशित किया गया है इसमें। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इन राज्यों को ही इसमें डायरेक्ट किया गया है, यानी उन्हें निर्देशित किया है कि उन्हें कानून जो है नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए ही अपने कानून को बनाना होगा। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो कहाँ है? ये पूछ रहा है, कहाँ है? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। ओके, अगला पॉइंट है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो अभी हमने पढ़ लिया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें आपका नोट करके एक पॉइंट दिया हुआ कि यदि दोनों के साथ में चयन का विकल्प ना हो, तो इसका उत्तर नीति निदेशक तत्व ही होगा, क्योंकि नीति निदेशक तत्वों को ही जो नीति निदेशक तत्वों में ही जो है कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना की गई है। ठीक है, स्पेशली इसलिए अगर विकल्प जो है अलग अलग होगा, अगर साथ है तो प्रस्तावना राज्य की नीति निदेशक तत्व दोनों सही हो गए, यहाँ पे साथ में दिया हुआ था ऑप्शन में। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो, ऑप्शन में प्रस्तावना भी दिया हो और अलग से ऑप्शन में दिया हो राज्य की नीति निदेशक तत्व, तो भारत के कल्याणकारी राज्य के होने का विचार जो है स्पेशली आपका राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही पाया जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर आपको लगाना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व आगे कह रहा है क्या है? तो क्या है? विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते। ठीक है, विधायिका या कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है ये विधायिका यानी संसद और कार्यपालिका यानी कैबिनेट की बात कर रहा है, तो कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई है, तो नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई है? आयरलैंड के संविधान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये वाद योग्य नहीं है, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसमें दिया हुआ था राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये देश के शासन के लिए आधारभूत तत्व है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है,
भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है। तो धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है राज्य के नीति निषेध तत्वों का। ठीक है, राज्य के नीति निषेध तत्वों का उल्लंघन करता है क्या? धन का केंद्रीकरण। ओके, अगला पॉइंट है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है? ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का एक अंग है। ठीक है, राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों का अंग क्या है? कि समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। किसके लिए? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है कौन सा अनुच्छेद? ये करता है अनुच्छेद 40। ओके, ग्राम पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध तत्वों के अंतर्गत आता है। ओके, अगला पॉइंट है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन कह रहा है क्या है? तो ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है। ठीक है, अभी आपको बताया गया कि अनुच्छेद 40 के तहत वर्णित है और ग्राम पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है और ये राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों का एक अंग है। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, यानी कि सभी ये सुमेलित अनुच्छेद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये डिस्कस कर लेते हैं सभी अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 40 जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में डिस्कस करता है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में वर्णित है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अनुच्छेद 48 जो है ये कृषि एवं पशुपालन का गठन को वर्णित करता है। और अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण के बारे में बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 45 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगला है अनुच्छेद 51, इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है अनुच्छेद 51 में है। इसके अलावा अगला है अनुच्छेद 39A, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। ओके, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। तो अनुच्छेद 40 में क्या कहता है? अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में है। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 50 है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास। और अनुच्छेद 39A है समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से रट डालिएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, कथन इसमें दे रहा है। कथन क्या कह रहा है? कि मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। ये तो सही है, आपको पता ही होगा। इसका कारण क्या दे रहा है? कारण कह रहा है क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रविधित है। नहीं, कथन ए सही है, परंतु कारण जो आर दिया है वो गलत है। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि रोजगार का अधिकार जो है ये कह रहा भाग 3 में है, तो भाग 3 में नहीं बल्कि भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्वों में है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, यहाँ कुछ और अनुच्छेद डिस्कस कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 51 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 43 का। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 43 का कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। और अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ओके, रिपीट कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 48 का कहता है पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है अनुच्छेद 48 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ भी जितने भी अनुच्छेद दिए हुए भी सभी सम्मिलित हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता भी हमने पढ़ा, अनुच्छेद 39A में है। ठीक है, सामान्य और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A। अगला है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये है अनुच्छेद 48। ओके, नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 में है, हमने पढ़ा ऊपर अभी। और अगला है पुरुषों और स्त्रियों को दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये किसमें है? ये आपका है अनुच्छेद 39 में है। ओके, या 39D की बात कर लेते हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं अनुच्छेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A कहता है। कृषि और पशुपालन की बात करता है अनुच्छेद 48। ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन ये अनुच्छेद 39 बात करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट डालिएगा। चलिए अगला पॉइंट है, कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो कि सुमेलित है, डिस्कस कर लेते हैं। विषय दिया हुआ है संबंधित अनुच्छेद। और पहला इसमें दिया हुआ है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण क्या है? अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण यह अनुच्छेद 50। ठीक है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कौन करता है? अनुच्छेद 46 करता है। ओके, अगला पॉइंट है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये अनुच्छेद 43B में है, इंपॉर्टेंट है। फिर से पूछ रहा है अगला, ग्राम पंचायत का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, ये किसमें है? अनुच्छेद 40 में है। ओके, अगला पॉइंट है
42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? श्रमिकों की भागीदारी प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 43A के तहत। ओके, अगला पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान क्या क्या है? 42वां संविधान संशोधन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा इसके तहत क्या क्या किया गया है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था इसके द्वारा क्या क्या किया गया था? नीति निर्देशक तत्वों में कौन से प्रावधान जोड़े गए थे? तो पहला था शोषण से बच्चों वयों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 के तहत। ओके, फिर समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता या सलाह ये अनुच्छेद 39 के तहत जोड़ा गया था। फिर नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा, ये अनुच्छेद 48 के तहत जोड़ा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इसमें 3 अनुच्छेद आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में। कौन कौन सा है? टोटल 4 जोड़े गए थे। ठीक है, जिसमें से अभी हमने ऊपर पहले पढ़ लिया था 43A। ठीक है, 43A जोड़ा गया था, 39 जोड़ा गया था, 39 का जोड़ा गया था और 48 का जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 39 और 39 का ये 2 जोड़े गए, फिर 48 का और फिर 43A यानी कि का। ठीक है, तो ये 4 अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बात कर लेते हैं अगर कि अनुच्छेद 43A बात क्या करता है, तो अनुच्छेद 43A के तहत क्या है कि श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। और इसके अलावा शोषण से बच्चों एवं वयों की सुरक्षा का अधिकार अनुच्छेद 39 में कहता है बात, और समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का इसके बारे में बात करता है, और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीव की रक्षा अनुच्छेद 48 का की बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण क्या है कि ये किसमें बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 50 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 3-4 बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का उल्लेख क्या है, किसमें है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के तहत है। ओके, अगला पॉइंट है भारत की विदेश नीति से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 51 है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, किनके विरुद्ध करता है? बच्चे, स्त्री तथा जनजातियों के विरुद्ध करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे पूछ लेगा कि कौन नहीं है इसमें शामिल। ठीक है, तो बच्चे, स्त्रियां और जनजातियां हैं, और पूछा भी गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य की नीति निषेध तत्व हैं क्या? कौन कौन सा ऑप्शन इसमें दिया हुआ था कि टोटल आपके नीति निषेध तत्व जितने हैं ऑप्शन में दे देगा, और उसमें से पूछेगा कौन सा इसमें नीति निर्देशक तत्व है या नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया था उसमें क्या क्या है? नीति निषेध तत्व में क्या क्या शामिल है? मद्य निषेध है। ठीक है, गौ संरक्षण की बात करता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। पर्यावरण संरक्षण में क्या है कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निषेध तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध शामिल है किसमें? ये आपका क्या है? नीति निषेध तत्व में शामिल है, अनुच्छेद 47 में। ओके, अगला पॉइंट है राज्य के नीति निषेध सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है? क्योंकि नीति निषेध सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। यानी कि अगर आपको किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उस मुद्दे को लेके जो है कोर्ट में जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन अगर नीति निषेध तत्वों के बारे में कोई आपकी बात है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, यही बात कह रहा है। चलिए अगला पॉइंट है गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निषेध तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये सभी गांधीवादी सिद्धांत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है राज्य की नीति निषेध सिद्धांतों में से वह जिसके बारे में संविधान शांत है, यानी कि कह रहा है वैसा कौन सा प्रावधान है जो नीति निषेध तत्वों में वर्णित नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो दिया था उसमें क्या था? प्राण से अच्छा। ओके, अगला पॉइंट है राज्य के नीति सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग था इसमें सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट है नीति निर्देशक तत्व जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है, और हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि क्या करेगा? तो पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मनोचित दशाएं हों। ये कौन सुनिश्चित करेगा? तो राज्य सुनिश्चित करेगा। ओके, अगला पॉइंट है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है या किसने कहा था? इसने कहा था KT शाह ने कहा था। ठीक है, याद रखिएगा KT शाह ने क्या कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है
भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है? कौन सा पूरा होता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये किसमें पाए जाते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य दोनों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी और ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।